आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ा था। आज हम संघ और इसके क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा राज्यों और केंद्र के बारे में और संघ के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू देना ज़रूरी है, नहीं तो आपको आगे का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ आपको पढ़ा रही हूँ। हालांकि जो हमारा सिलेबस है उसमें ये टॉपिक नहीं है अभी, तो बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि समझने के पर्पज से सही होगा ये। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है संघ और इसके क्षेत्र। ठीक है, तो मैंने जब आपको संविधान के भागों के बारे में पढ़ाया था और उसमें थोड़ा बहुत अनुच्छेदों के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि कौन से अनुच्छेदों का विस्तार कौन से भाग में कहाँ तक है, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि भाग 1 के तहत संघ व इसके क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, जिसमें 4 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इनका वर्णन है। ठीक है, तो आज सबसे पहले अपन अनुच्छेद 1 से शुरुआत करेंगे और 4 तक हमें पढ़ना है। बेसिकली आज का टॉपिक हमें 1 से लेकर 4 अनुच्छेद हमें पढ़ने हैं कि इनमें क्या क्या वर्णन किया गया है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा जो ढांचा है संविधान का वो संघीय है। ठीक है, मीन्स जो भारत होगा वो राज्यों का संघ होगा, राज्यों का समूह नहीं होगा। ठीक है, और इसमें किसी को भी राज्य को अपने संघ से अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो अनुच्छेद 1 में यही कहा गया है, आर्टिकल 1 में कहा गया है कि जो भारत होगा वो राज्यों का समूह ना होके, भारत राज्यों का समूह ना होके राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समूह एंड संघ। ठीक है, राज्यों का समूह, समूह एक बोल सकते हैं अनप्रोफेशनली वर्ड हो गया, क्योंकि समूह का मतलब होता है कि एक मतलब किसी भी एक बहुत सारे लोगों का समूह बना दिया और उसमें किसी एक को लीडर बना दिया और उसको ही है ना अधिकार दे दिया, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में क्या है कि राज्यों को भी अपने क्षेत्र में पूरा निर्णय लेने का अधिकार है। ठीक है, इसलिए हमारे इंडिया को, भारत को राज्यों का समूह ना कह के संघ कहा गया है। ठीक है, क्योंकि हमारा संघीय प्रणाली है। इसके अंदर 2 बातें सम्मिलित की जाती हैं। पहली आती है आपकी नाम और दूसरी आती है राज्य पद्धति। अब देख लीजिए आप, नाम और राज्य। आपको शायद याद हो कि मैंने जब टेस्ट सीरीज सॉल्व कराई थी 30 क्वेश्चंस के अब मैंने आपको सॉल्व कराए थे, उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे भारतीय संविधान में भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो मैंने उस टाइम आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाई थी, क्योंकि ये बात मैं आपको बताना भूल गई थी कि भारत में जो संविधान है उसमें भारत को भारत और इंडिया नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि टेस्ट सीरीज भी उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी हम पढ़ाई कर रहे हैं। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने जो टेस्ट सीरीज सॉल्व कराई थी मैंने उसमें देखा है कि बहुत कम व्यूज आए हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे क्वेश्चंस हैं क्या पढ़ना है, हम तो थ्योरी पढ़ेंगे पहले। नहीं, क्वेश्चंस भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितना थ्योरी पढ़ना और लिखना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे जो भारत का संविधान है उसमें भारत को 2 नाम इंडिया और भारत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था तब क्या हुआ कि हर जो संविधान के जो प्रतिनिधि थे, मतलब जो सदस्य थे, उन्होंने कहा, किसी ने सुझाव दिया कि इंडिया रखा जाना चाहिए, किसी ने कहा नहीं इसका पारंपरिक नाम भारत ही रहने दिया जाना चाहिए। तो संविधान सभा निर्माताओं ने सोचा कि क्यों ना दोनों ही नाम भारत और इंडिया कर दिया जाना चाहिए, इसलिए संविधान द्वारा 2 नाम भारत और इंडिया को स्वीकार किया गया है। ठीक है, सेकंड आपका आता है राज्य पद्धति। ठीक है, इसमें राज्य पद्धति से आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, तो इसके अंतर्गत राज्य पद्धति में यही बातें बताई गई हैं कि जो भारत होगा वो राज्यों का संघ होगा और राज्यों को सरकार से मीन्स संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक हैं
और प्रशासनिक तौर पर राज्यों का निर्माण कर दिया गया है प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसको और सरल बनाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको संघ से अलग होने का अधिकार है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसमें बताती हूँ मैं आपको कि जो हमारा अनुच्छेद 1 है उसमें भारत को बेसिकली भारतीय क्षेत्र को तीन क्षेत्र में आप वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। एक दो तो आपको पता ही है। नंबर 1 होगा, 1 मिनट, दो तो आपको पता ही है कि नंबर 1 होगा राज्य क्षेत्र और नंबर 2 होगा संघ क्षेत्र और तीसरे क्षेत्र वे हैं जो जिनको अगर हमारा जो देश है वो चाहे तो कभी भी उनको अधिग्रहित कर सकता है। अधिग्रहित क्षेत्र, ठीक है। तो आप इन्हें उतार लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब देखते हैं, ये आपका अनुच्छेद 1 में ही चल रहा है अभी, ठीक है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत ही इनको 3 भागों में डिवाइड, भारत क्षेत्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, संघ, राज्य और जो वही क्षेत्र जो जिनको सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है कभी भी, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो राज्य क्षेत्र है उसके अंतर्गत क्या क्या कहा गया है, ठीक है। वैसे तो ना बहुत सारी अनुसूचियों में अधिसूचियां और बहुत सारे उपबंध भी किए गए हैं। तो मैं सबसे पहले एक अनुसूची उसके बारे में बता देती हूँ क्योंकि मैं फिर कुछ टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट लाइन्स वो भूल जाती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, जो पहली है अनुसूची, प्रथम अनुसूची में ही कहा गया है कि जो राज्य और संघों के नाम और उनके संघ के नाम, संघ क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं का वर्णन अनुसूची 1 में किया गया है। का वर्णन अनुसूची फर्स्ट में मिलता है, ठीक है। जो अनुसूची 1 में कहा गया है कि राज्य व इसके संघ क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं का वर्णन अनुसूची 1 में किया गया है, ठीक है। इसके अलावा बता दूं कि पहले जो शुरुआत में हमारे देश में 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्या है ना, कहीं कहीं बुक्स में अभी भी ये दिया हुआ है 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। कई बार गूगल भी 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश ही बता रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 हटी है तब से 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए, एक तो जम्मू एंड कश्मीर एंड दूसरा लद्दाख, ठीक है। तो इसके साथ आप जो है कि जो हमारे अब जो है वो हो गए हैं 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अब जो नए एग्जाम होंगे, जब भी वैकेंसी आएंगी तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, एक तो है आपका जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि उसमें से धारा 370 हटा दी गई है, इसलिए फर्स्ट होगा आपका JNK एंड सेकंड होगा आपका लद्दाख, ठीक है। तो ये सब है। अब हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो उपबंध हैं वो किए गए हैं हमारे देश में राज्यों को लेकर, ठीक है। जो हमारा भाग 21 है उसके अंतर्गत कुछ स्टेट जो है, राज्य हैं वो सम्मिलित किए गए हैं जिनके लिए कुछ विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। विशेष उपबंध क्या किए गए हैं वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि
जब हम ये टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। अभी सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि किन किन राज्यों के लिए विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। एक तो आप जो आपकी सेवन सिस्टर्स हैं ईस्ट में जो रहते हैं स्टेट्स हैं, उनको उनमें से सारी नहीं है, कुछ हैं जो मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले है आपका नागालैंड, दूसरा है आपका मिजोरम, तीसरा मणिपुर, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा गुजरात, छठवा गोवा, सातवां कर्नाटक। ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और आसाम, आठवां है आसाम। ठीक है, ये राज्य है, इनके संबंध में शायद एक दो और हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। ठीक है, नौवा है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। अब देखिए, अब आपको ये बहुत टफ लग रहा होगा कि ये स्टेट्स कैसे याद की जाए। ठीक है, क्योंकि मैं भी भूल जाती हूँ। तो ये जो स्टेट्स हैं, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जो कि हमारे चैनल पे ज्योग्राफी की क्लासेस भी हमने स्टार्ट कर दी हैं, तो उसमें आपको सर बता देंगे कि किस तरीके से आपको मैप रीडिंग करनी है और किस तरीके से सेवन सिस्टर, ईस्ट में कौन सी स्टेट्स हैं और वेस्ट में कौन सी हैं, नॉर्थ एंड साउथ में कौन सी है, तो वो आपको ज्योग्राफी वाले पार्ट में पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो हमारी सेवन सिस्टर्स हैं ईस्ट में, जब हमारा मैप आएगा तो इस तरीके से यहाँ पे आएगा, तो जो ये जो पड़ता है ये भाग, ये हमारा ईस्ट कहलाता है। ठीक है, देन ये वाला वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, ये तो आपको नॉर्मली सभी को पता रहता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो सेवन सिस्टर्स हैं, यानी कि ईस्ट में जो रहते हैं, मिजोरम, मणिपुर, आपकी आसाम, सिक्किम, ये सब आपकी यहाँ, ये सब यहाँ की स्टेट्स हैं, यानी कि ईस्ट की स्टेट्स हैं। और जैसे आपकी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हुआ, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आपका, और कर्नाटक आपका इधर पड़ेगा, इधर साइड में, गुजरात भी इधर वेस्ट में पड़ेगा, महाराष्ट्र भी जैसे उसके पास ही पड़ता है, गोवा भी वेस्ट में ही है। ठीक है, तो आप ईस्ट वेस्ट करके जो नाम है उनको रिलेट करके याद कर सकते हैं, तो अच्छा होगा, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं क्वेश्चन पेपर में जब भी आता है लिखने के लिए। तो ठीक है, इनके लिए विशेष उपबंध किया गया है भाग 21 के तहत। ठीक है, इसके अलावा अनुसूची 5वीं और 6वीं में भी कुछ विशेष राज्यों को लेकर 5वीं और 6वीं अनुसूची में, 5वीं और 6वीं अनुसूची में कुछ राज्यों को लेकर, उन राज्यों में जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनके प्रशासन से संबंधित कुछ उपबंध किए गए हैं। और ये कौन सी स्टेट है, ये मैंने आपको जब अनुसूचियाँ पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 5वीं और 6वीं अनुसूची में जो अनुसूचित जाति है उनसे संबंधित प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं दो वर्ड आपको और भी पढ़ने को मिलेंगे, भारत का क्षेत्र और भारत का संघ। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भारत का संघ एंड भारत का क्षेत्र। ठीक है, तो मैं उसको भी मैं आपको बता दूं कि जो भारत का संघ है, संघ एंड भारत का क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको खुद ही अगर आप थोड़ा बहुत स्टडी कर चुके हैं तो आपको अपने आप ही समझ आ जाए कि संघ और क्षेत्र से क्या अभिप्राय है। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि थोड़ी नहीं बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। संविधान थोड़ा सा टफ है, उसमें जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से टिपिकल हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैं इसीलिए मैं आपको जो भी है शुरू से बताती हूँ, जस्ट उन लोगों के लिए कि ABCD मान लीजिए कि वो ABCD पढ़ रहा है संविधान की, मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ हर चीज़। ठीक है,
तो जो भारत का संघ है, मैंने आपको बताया कि राज्यों का संघ हुआ, इसमें उसके पूरे राज्यों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो भारत का संघ के अंतर्गत जो राज्य सम्मिलित किए गए हैं, तो जब शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा तो वो राज्यों के में भी होगा। ठीक है, लेकिन जो भारत का क्षेत्र है, इसमें राज्य तो होंगे ही होंगे। ठीक है, राज्य राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघीय संघीय व्यवस्था है संघ, और ना इसके अंतर्गत वे क्षेत्र भी सम्मिलित किए जाएंगे जो भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ मान सकते हैं कि जो भारत का संघ है वो भारत का क्षेत्र जो है वो भारत के संघ से ज्यादा अर्थ समेटे हुए है और इसके अंतर्गत ज्यादा क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं चूंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, तो वह चाहे तो किसी भी क्षेत्र को अधिग्रहित कर सकता है, चाहे वो जीत कर, हरा कर, या कोई भी और प्रोसेस अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से क्षेत्र जो हैं, वो जो संविधान निर्माण और उसकी स्वीकार किए करने के बाद सम्मिलित किए गए हैं, वो क्षेत्र मैं आपको बता दूं जो अधिग्रहित किए गए थे, वो है दादर एवं नागर हवेली। जिस संविधान का निर्माण होने के बाद, मतलब स्वीकार किए जाने के बाद ये अधिग्रहित किए गए हैं, दादर एवं नागर हवेली, गोवा, दमन एवं दीव, और आपका है पुदुचेरी। ये चार क्षेत्र जो थे वो आपके संविधान के स्वीकार किए जाने के बाद अधिग्रहित किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद सेकंड पे। आर्टिकल सेकंड ये व्यवस्था करता है कि जो हमारी संसद है, संसद को मतलब आर्टिकल सेकंड के तहत यह शक्ति प्रदान की गई है कि अगर वह चाहे तो नए राज्यों का निर्माण व जो राज्य है उनको संघ में शामिल कर सकता है। ठीक है, इसमें दो बातें कही गई हैं। देखिए, संसद को शक्ति प्रदान की गई है संसद द्वारा, नंबर एक है नए राज्यों राज्यों का संघ में सम्मिलित होना, राज्यों का संघ में सम्मिलित होना। ठीक है, सेकंड है आपका, इसमें कही गई है नए राज्यों का गठन। ठीक है, तो जो पहली बात जो कही गई है ना, वो उस बेसिस पे कही गई है कि जो हमारा जो वे राज्य जो संघ में सम्मिलित नहीं है, उनके लिए ये बात कही गई है कि उनको अगर संसद चाहे तो वो संघ में शामिल कर सकती है। शामिल तो है मीन्स चाहे तो जो राज्य अलग अलग सेपरेट किए गए हैं प्रशासनिक तौर पर, उनको चाहे तो ले सकती है अपने क्षेत्र में। ठीक है, और सेकंड में कहा गया है नए राज्यों का गठन। ठीक है, ये नए राज्यों के गठन से सम्मिलित है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको और थर्ड वाले में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल थर्ड। आर्टिकल थर्ड में कहा गया है कि संसद अगर चाहे तो वो नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमाओं व क्षेत्रों में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, इसमें कुछ बातें कही गई है कि संसद द्वारा किसी भी जो क्षेत्र है, मतलब दो राज्यों के क्षेत्र में बंटवारा करके, मतलब राज्यों के क्षेत्र को, जैसे कोई भी स्टेट जो बड़ी मानते हैं, जैसे अभी 2001 में जो आपका मध्य प्रदेश था उसमें छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। इसी तरह अगर संघ चाहे
तो वो सॉरी संसद चाहे तो अगर बड़ी स्टेट है तो उसको डिवाइड कर सकती है, दो राज्यों में बांट सकती है, और अगर चाहे तो दो राज्यों को एक साथ कर सकती है, मतलब एक राज्य दोनों राज्यों को मिला के एक राज्य का निर्माण कर सकती है। तो वही है इसमें, आप समझ लीजिए इसमें ये राज्य दो राज्यों को मिलाकर एक का निर्माण मिलाकर वह भी है एक में से दो राज्यों का निर्माण, ठीक है। तो इसमें ये सब कहा गया है, वही बात है कि चाहे तो दो राज्यों को मिला नए राज्यों का निर्माण दो राज्यों से कर सकती है, एक से दो डिवाइड करके दो राज्यों का निर्माण कर सकती है, चाहे तो उसकी सीमाओं में राज्य की सीमाओं में परिवर्तन यानी कि राज्य की सीमा को घटा सकती है, राज्य की सीमा को घटा सकती है, चाहे तो राज्य की सीमा को बढ़ा भी सकती है, ठीक है। इसमें ये सब प्रावधान किए गए हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं कुछ और बातें जो संसद के तहत की गई हैं। अठारहवें संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अगर चाहे तो संघ या किसी राज्य में से नया लेकर कोई पार्ट नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, या फिर चाहे तो किसी स्टेट में से राज्य को निकालकर और अपने संघ में शामिल कर सकती है। ये बात बेसिकली 18वें संविधान संशोधन 1966 द्वारा कही गई है, ठीक है। इसके बाद आता है कि ये भी कहा गया है कि संसद जो बात हम अभी करते आ रहे हैं कि नए राज्यों का निर्माण और पुराने राज्यों को समाप्त करके संघ में मिलाना, उनकी सीमाओं में उनके नामों में परिवर्तन करना, तो संसद ये कार्य स्वयं कर सकती है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो राज्यों की अनुमति ले, ठीक है। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में कहा गया है कि ये जो बातें हम अभी कर रहे हैं, जैसे राज्यों का निर्माण करना, सीमा में परिवर्तन, तो ये किसी भी संविधान संशोधन 368 के तहत नहीं रखे गए हैं, ठीक है। क्योंकि संविधान संशोधन की बात 368 के तहत की गई है ना, भाग 20 में। तो ये जो काम किया जाता है राज्यों में परिवर्तन, उनकी सीमा और नामों में परिवर्तन, तो ये इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संसद चाहे तो अपनी स्वेच्छा के अनुसार नीति बनाकर उनके नामों और सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 4 में सिर्फ इतना कहा गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक क्वेश्चन आया था 1960 में। उसमें कहा गया था कि अगर कि क्या केंद्र सरकार को ये भी अधिकार है कि वो भारत के किसी पार्ट को हटाकर और वो किसी दूसरे देश को सौंप दे। तो न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि ऐसा कोई भी अधिकार संसद को नहीं दिया गया है कि भारत के किसी क्षेत्र को वो मतलब डिवाइड करके और दूसरे देश को सौंप दे। ऐसा संसद को अधिकार संविधान में नहीं दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम जी, बेसिकली कुछ बातें हैं, ये आंसर क्वेश्चन आए थे इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। 1969 में कहा गया था कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके साथ अगर भारत चाहे तो जो सीमाओं में परिवर्तन होता है, मीन्स कुछ मतलब सीमाओं का निर्धारण जो बहस होती है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई संविधान संशोधन किया जाए और संवैधानिक परमिशन ली जाए। ये टोटली कार्यपालिका पर डिपेंड है। वो अपनी शिक्षा अनुसार उन सीमाओं में परिवर्तन और उनके जो पार्ट हैं, कौन सी सीमा निर्धारण है, कहाँ क्या करना है, वो कार्यपालिका स्वयं स्वेच्छा के अनुसार कर सकती है, ठीक है। इसके लिए किसी भी संविधान संशोधन और संवैधानिक परमिशन लेने की उनको जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद कुछ समितियां बताई गई थी। धर समिति, जो हमारा धर आयोग, ये पूछ लिया जाता है इसलिए मैं आपको थोड़ी सी इस बारे में भी जानकारी दे रही हूँ।
इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं बट बताए दे रही हूँ। क्या हुआ था जब हमारा संविधान पारित हुआ था, उसके बाद जो दक्षिण के देश हैं उसमें मांग उठने लगी कि हमें मतलब हमें अलग कर दिया जाना चाहिए, भाषाई आधार पर भारत का क्या कहते हैं उसको डिवाइडेशन कर देना चाहिए। डिवाइडेशन को हिंदी में क्या, वर्गीकरण कर देना चाहिए, ठीक है। तो जो इसके लिए धर आयोग का निर्माण किया गया था। तो धर आयोग की सिफारिश थी कि जो भारत का जो मतलब डिवाइडेशन है, वर्गीकरण है सॉरी, वो ना भाषाई आधार पर ना होके और प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। मीन्स उनका कहना था कि भाषाई आधार पर ही, जैसे हमारे देश में क्या है कि हर क्षेत्र में हर आप 100 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो हमें नई भाषा सुनने को मिल जाती है। तो उनका कहना था कि भाषाई आधार पर ना होकर उनका डिवाइडेशन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। काफ़ी हद तक उन्होंने सही भी कहा था, क्योंकि जो हम राज्यों का बंटवारा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें प्रशासनिक दुविधा ना हो और हम जो शासन है वो अच्छी तरीके से चला सके, कंफर्टेबिलिटी, इसलिए हम राज्यों को का निर्माण करते हैं, ठीक है। बट उन्होंने ये निर्णय दिया कि नहीं, जो भारत का वर्गीकरण है वो भाषाई आधार पर ना होकर प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, जेबीपी समिति, जेबीपी समिति का निर्माण किया गया। इसमें क्या कहा गया, ये इसमें बेसिकली जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे आपके वल्लभ भाई पटेल, तीसरे थे आपके पट्टाभी सीतारमैया। इसलिए इसको जेबीपी समिति कहा गया है, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जेबीपी समिति में किन किन लोगों को सम्मिलित किया गया था। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे या फिर इनमें से कोई एक राइट ऑप्शन दे दिया जाएगा, 3 गलत दे दिए जाएंगे। तो वो आपको ये याद होगा, जे से जवाहरलाल, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। तो इन ये समिति जब का निर्माण हुआ तो इसने निर्णय दिया कि नहीं, जो भारत का जो वर्गीकरण है वो भाषाई आधार पर ही होना चाहिए। और सर्वप्रथम 1956 में हमारा आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था भाषाई आधार पर, ठीक है। सर्वप्रथम हमारा आंध्र प्रदेश बनके तैयार हुआ था। तो ये पूछ लिया जाता है, वैसे मैं आपको ये पढ़ाना नहीं चाह रही थी बट मैंने आपको इसलिए बता दिया कि हो सकता है कि जेबीपी समिति और धर आयोग पूछ लिया जाता है ये किससे संबंधित है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये तो था हमारा संघ और उसके क्षेत्र। कल हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को। ये आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ के रखें, तभी आपको सेकंड टॉपिक समझ में आएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।